नमस्कार। द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। खास तौर पर डिसीजन ट्रीज पर बात करेंगे। जी। हमारे पास गूगल डेवलपर्स के मशीन लर्निंग कोर्स से कुछ जानकारी है डिसीजन फॉरेस्ट्स के बारे में, जिसमें डिसीजन ट्रीज का भी जिक्र है। हाँ, उसी कॉन्टेक्स्ट में। तो हमारा मकसद है समझना कि ये डिसीजन ट्रीज सीखते कैसे हैं और ये जो एक आम समस्या है ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग, हाँ, बहुत कॉमन है। वो क्यों होती है और उससे निपटने के तरीके क्या हैं, जैसे प्रूनिंग, रेगुलराइजेशन। हम्म। ये जानना जरूरी है ताकि जो मॉडल हम बना रहे हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर नहीं बल्कि असल दुनिया के नए डेटा पर भी अच्छा काम करे। बिल्कुल, जनरलाइज कर पाए। हाँ, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये ओवरफिटिंग आखिर है क्या भला? मतलब कैसे समझे इसे? इतनी ज्यादा बारीकी से, इतनी गहराई से याद कर लेता है। रट लेता है जैसे। हाँ, बिल्कुल रट लेता है कि वो डेटा में जो शोर है, मतलब जो रैंडम उतार चढ़ाव है, नॉइज, अच्छा। उसको भी एक जरूरी पैटर्न समझ बैठता है। ओ, मतलब वो फर्क नहीं कर पाता कि असली पैटर्न क्या है और शोर क्या है। एग्जैक्टली। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है, फिगर 12 का जिक्र है। हाँ, देखा मैंने। उसमें एक नॉइजी डेटा सेट है। फीचर एक्स और लेबल वाई में एक मोटा मोटा लीनियर रिश्ता है, पर पॉइंट्स बिखरे हुए हैं। हाँ, बिखरे हुए हैं। अब अगर आप बिना किसी रोक टोक के, मतलब बिना रेगुलराइजेशन के एक डिसीजन ट्री ट्रेन करेंगे इस पर, तो वो क्या करेगा? वो हर एक पॉइंट को सही साबित करने की कोशिश करेगा। वो ट्रेनिंग डेटा को परफेक्टली प्रिडिक्ट कर देगा, 100% एक्यूरेसी शायद। सुनने में तो अच्छा लगता, 100% एक्यूरेसी। हाँ, लगता तो है, लेकिन यही बात दिलचस्प हो जाती है कि ट्रेनिंग डेटा पर ये परफेक्ट परफॉर्मेंस के बावजूद जब आप इसी मॉडल को नए डेटा पर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पैटर्न तो वही है पर नॉइस थोड़ा अलग है, तो उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है, काफी खराब हो सकती है। अच्छा। क्योंकि उसने सीखा नहीं है, उसने सिर्फ रटा है। वो नए नॉइस को हैंडल नहीं कर पाता। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी स्टूडेंट ने सिर्फ पिछले साल के पेपर रट लिए हों। बिल्कुल वही एनालॉजी है। नए सवाल आए तो गड़बड़, मॉडल का जनरलाइज करना जरूरी है। सही कहा। तो ये रट्टू तोता बनने से रोकना है मॉडल को। कैसे रोकें? यही रेगुलराइजेशन आता है। जी हाँ, रेगुलराइजेशन टेक्निक्स इसीलिए हैं। ये मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को, उसकी जटिलता को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो पहली टेक्निक क्या है? स्रोत में जिक्र है सेट अ मैक्सिमम डेप्थ का, अधिकतम गहराई तय करना। हाँ, मैक्सिमम डेप्थ। इसका मतलब है कि हम ट्री को एक लिमिट से ज्यादा गहरा नहीं होने देते। जैसे कह दिया कि बस 10 लेवल तक ही जा सकते हो। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए 10 लेवल। इसके पीछे लॉजिक ये है कि बहुत ज्यादा गहरे ट्री जो होते हैं, वो बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही बारीक शर्तें सीख लेते हैं। अच्छा। और हो सकता है ये शर्तें सिर्फ ट्रेनिंग डेटा के नॉइज की वजह से बनी हो, या सिर्फ कुछ गिने चुने उदाहरणों पर ही लागू होती हो। मतलब असल पैटर्न ना हो। हाँ, शायद वो असल पैटर्न का हिस्सा ना हो। तो डेप्थ लिमिट करके हम मॉडल को ज्यादा जनरल पैटर्न पकड़ने पर मजबूर करते हैं, ताकि वो हर छोटी चीज के पीछे ना भागे। समझ गया। ठीक है, ये हुई पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक है सेट अ मिनिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इन लीफ। लीफ नोड में कम से कम कितने उदाहरण हो ये तय करना। जी, लीफ नोड मतलब ट्री का वो आखिरी पॉइंट जहां फैसला होता है। हाँ। तो हम एक नियम बनाते हैं कि किसी भी लीफ को आगे और बांटने के लिए, यानी स्प्लिट करने के लिए, उसमें कम से कम कितने डेटा पॉइंट्स होने चाहिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कम से कम 5 पॉइंट्स होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में YDF लाइब्रेरी का उदाहरण है, जहां डिफॉल्ट वैल्यू 5 है, माइन एग्जाम्पल्स इक्वल्स 5। ओके। तो अगर किसी स्प्लिट से बनने वाले नोड में 5 से कम उदाहरण आ रहे हों, तो वो स्प्लिट होगा ही नहीं। वो नोड वहीं पर लीफ बन जाएगा। इसका क्या फायदा? ये ओवरफिटिंग कैसे रोकता है? ये ऐसे रोकता है कि ये छोटे छोटे ग्रुप्स को, जिनमें बहुत कम उदाहरण हैं, उनको अलग नोड बनने से रोकता है। क्यों? वो ग्रुप्स खराब क्यों हैं? क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ आउटलायर्स हों या डेटा में कोई फ्लूक हो, नॉइज की वजह से बने हों। अच्छा। अगर आप हर छोटे ग्रुप के लिए अलग रूल बनाने लगेंगे, तो मॉडल फिर से ओवरफिट कर जाएगा, है ना? ये तकनीक उसे रोकती है। समझ गया। तो ये दोनों तरीके, मैक्सिमम डेप्थ और मिनिमम एग्जाम्पल्स, ये ट्रेनिंग के दौरान ही काम करते हैं। जी हाँ, ये ट्रेनिंग प्रोसेस को ही गाइड करते हैं कि ट्री कितना कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ एक और दिलचस्प चीज आती है, प्रूनिंग। ये क्या है?
हाँ, प्रूनिंग यानी छंटाई। ये ओवरफिटिंग रोकने का एक और तरीका है, लेकिन ये ट्रेनिंग पूरी होने के बाद किया जाता है। ओ, ट्रेनिंग के बाद? ये कैसे? इसमें हम ऐसा करते हैं कि पहले हम ट्री को शायद थोड़ा बड़ा या गहरा बनने देते हैं, फिर ट्रेनिंग के बाद हम उसकी कुछ शाखाओं को काट छाट कर हटा देते हैं। काट देते हैं? मतलब कुछ नोड्स जो पहले स्प्लिट हो रहे थे, उन्हें हम वापस लीफ नोड बना देते हैं, ट्री को सरल बना देते हैं। लेकिन कौन सी शाखा काटनी है, ये कैसे तय होता है? अच्छा सवाल है। इसका एक आम तरीका है एक वैलिडेशन डेटा सेट का इस्तेमाल करना। वैलिडेशन डेटा सेट, ये क्या होता है? ये ट्रेनिंग डेटा का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसे हमने ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया होता, अलग रखा होता है। अच्छा, टेस्ट सेट जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही, पर इसे मॉडल के पैरामीटर्स जैसे प्रूनिंग के लिए चुनने में इस्तेमाल करते हैं। स्रोत में फिगर 14 में इसका आइडिया दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम ट्री के किसी नोड को देखते हैं जो स्प्लिट हो रहा है। हम सोचते हैं कि अगर मैं स्प्लिट को हटा दूं और इसे यहीं पर लीफ बना दूं तो क्या होगा। ओके। फिर हम देखते हैं कि इस बदलाव से हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस उस वैलिडेशन सेट पर सुधरती है या बिगड़ती है। अच्छा, वैलिडेशन सेट पर चेक करते हैं। हाँ, अगर परफॉर्मेंस सुधरती है तो हम उस ब्रांच को काट देते हैं, यानी प्रून कर देते हैं। अगर नहीं सुधरती तो रहने देते हैं। वाह, मतलब हम ट्री को तभी सरल बनाते हैं जब वो अनदेखे डेटा पर बेहतर परफॉर्म करे। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि हम सिर्फ वही जटिलता हटा रहे हैं जो शायद ओवरफिटिंग की वजह से आई थी। स्रोत में फिगर 15 में दिखाया भी है कि 20% डेटा वैलिडेशन के लिए रखकर प्रूनिंग करने से कैसे मदद मिलती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी तो होगा, अगर हम डेटा का हिस्सा वैलिडेशन के लिए रख लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ? हाँ, वैलिडेशन सेट इस्तेमाल करने का मतलब है कि ट्रेनिंग के लिए कम डेटा बचा। अगर 20% वैलिडेशन में गया तो ट्रेनिंग सिर्फ 80% पर हुई। तो मॉडल शायद उतना अच्छा न सीख पाए। हो सकता है, कम डेटा पर ट्रेनिंग का असर पड़ सकता है। YDF में डिफ़ॉल्ट रूप से 10% डेटा वैलिडेशन के लिए रखते हैं। वैलिडेशन रेशियो इक्वल 0.1। और अगर प्रूनिंग नहीं करनी तो इसे 0 सेट कर सकते हैं, वैलिडेशन रेशियो इक्वल 0.0। फिर पूरा डेटा ट्रेनिंग में यूज होगा पर प्रूनिंग नहीं होगी। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, प्रूनिंग चाहिए या ज्यादा ट्रेनिंग डेटा? जी हाँ, और जैसा स्रोत में भी कहा है, अक्सर लोग इन तकनीकों को मिला जुला कर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब मैक्सिमम डेप्थ भी, मिनिमम एग्जाम्पल्स भी और प्रूनिंग भी? हाँ, कई सारे क्राइटेरिया एक साथ लगा सकते हैं ताकि ओवरफिटिंग को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। अब ये जो सारी चीजें हैं, मैक्सिमम डेप्थ, मिनिमम एग्जाम्पल्स, वैलिडेशन रेशियो, ये सब हाइपर पैरामीटर्स कहलाते हैं, है ना? बिल्कुल, ये वो सेटिंग्स हैं जो हम ट्रेनिंग शुरू करने से पहले तय करते हैं। तो इनकी सही वैल्यू कैसे पता चले? डेप्थ 10 रखें या 8, मिनिमम एग्जाम्पल्स 5 रखें या 10? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। इनकी बेस्ट वैल्यू ढूंढना ही हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कहलाता है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग? हाँ, और इसके लिए अक्सर ऑटोमेटेड तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन, ये क्या है? सुनने में भारी लग रहा है। नहीं, कॉन्सेप्ट सिंपल है। आइडिया ये है कि हम अपने ट्रेनिंग डेटा को सिर्फ एक बार ट्रेन और टेस्ट में नहीं बांटते, तो हम उसे कई हिस्सों या फोल्ड्स में बांटते हैं। मान लीजिए 10 फोल्ड्स। ठीक है, 10 हिस्से कर लिए डेटा के। हाँ, अब मान लीजिए हमें मैक्सिमम डेप्थ जैसे 3, 5, 7 और मिनिमम एग्जाम्पल्स जैसे 5, 10, 15 की बेस्ट वैल्यूज ढूंढनी है। हम हर कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं, हम 9 फोल्ड्स पर मॉडल ट्रेन करते हैं और 10वें फोल्ड पर उसे टेस्ट करते हैं। अच्छा। फिर हम अगले 9 फोल्ड्स पर ट्रेन करते हैं और जो फोल्ड बचा था उस पर टेस्ट करते हैं। ओके। ऐसा हम 10 बार करते हैं, हर बार अलग फोल्ड को टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हुए। इससे क्या होता है? इससे हमें हर कॉम्बिनेशन के लिए 10 अलग-अलग परफॉर्मेंस स्कोर मिलते हैं। हम उनका औसत निकाल लेते हैं। अच्छा, एवरेज स्कोर। हाँ, जिस कॉम्बिनेशन का एवरेज स्कोर सबसे अच्छा आता है, हम मान लेते हैं कि वही बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स हैं। वाह, तो ये ज्यादा भरोसेमंद तरीका है बेस्ट सेटिंग चुनने का। जी, क्योंकि ये डेटा के अलग-अलग हिस्सों पर परफॉर्मेंस देखता है, सिर्फ एक स्प्लिट पर निर्भर नहीं रहता। और जब बेस्ट सेटिंग्स मिल गई तब हम आखिर में पूरे ट्रेनिंग डेटा का इस्तेमाल करके उन बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स के साथ एक फाइनल डिसीजन ट्री ट्रेन करते हैं। समझ गया, ये फाइनल मॉडल होता है। हाँ, यही फाइनल मॉडल होता है। ये प्रक्रिया तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि इतना सब करने के बाद भी ओवरफिटिंग और कभी-कभी अंडरफिटिंग भी डिसीजन ट्रीज की एक कमजोरी बनी रहती है। ये सच है।
डिसीजन ट्रीज खासकर अगर आप सिर्फ एक अकेला ट्री इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ओवरफिटिंग के लिए काफी प्रोन होते हैं। और अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ही डिसीजन फॉरेस्ट जैसी टेक्निक्स आई हैं। डिसीजन फॉरेस्ट्स जैसे रैंडम फॉरेस्ट? हाँ, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टेड ट्रीज, ये असल में बहुत सारे डिसीजन ट्रीज का एक ग्रुप होते हैं, एक एंसेम्बल। अच्छा, एक ट्री नहीं बल्कि कई सारे, सैकड़ों या हजारों भी हो सकते हैं, और ये मिलकर काम करते हैं। इनमें ओवरफिटिंग को कम करने के और भी स्मार्ट तरीके होते हैं। जैसे हर ट्री को थोड़े अलग डेटा पर ट्रेन करना, या हर स्प्लिट पर सारे फीचर्स ना देखकर कुछ रैंडम फीचर्स देखना। जी। इनकी डिटेल्स तो अभी इस चर्चा से बाहर है। हाँ, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अकेले डिसीजन ट्री की ये जो ओवरफिटिंग वाली कमजोरी है, उसी ने इन ज्यादा पावरफुल मेथड्स को जन्म दिया। ये दिलचस्प है। अब एक और बात जो डिसीजन ट्रीज के बारे में कही जाती है, उनकी इंटरप्रिटेबिलिटी। हाँ, कि उन्हें समझना आसान है। हाँ, कि आप ट्री को देखकर बता सकते हैं कि फैसला कैसे हुआ। हर लीफ एक खास ग्रुप को दिखाता है। स्रोत में भी मॉडल डॉट डिस्क्राइब जैसे फंक्शंस का जिक्र है। जी, ये खूबी बताई तो जाती है, लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। हाँ। क्या ये इंटरप्रिटेबिलिटी भरोसेमंद है? स्रोत इस पर भी सवाल उठाता है। क्यों? क्या दिक्कत है? दिक्कत है अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी। अस्थिरता मतलब ये कि अगर आप ट्रेनिंग डेटा में जरा सा भी बदलाव करें, कुछ पॉइंट्स हटा दें या बदल दें, हाँ। तो हो सकता है पूरा का पूरा ट्री ही बदल जाए। उसका स्ट्रक्चर एकदम अलग हो सकता है। अरे, इतना सेंसिटिव? हाँ, डिसीजन ट्रीज काफी सेंसिटिव हो सकते हैं, खासकर अगर डेटा में मिलते जुलते फीचर्स हों, जिन्हें कोलिनियर फीचर्स कहते हैं। अच्छा, जैसे साइज स्क्वायर फीट में और स्क्वायर मीटर्स में? बिल्कुल। ट्री शायद एक को चुने, पर डेटा थोड़ा बदला तो दूसरे को चुन ले। इससे पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है। तो जो ट्री हमें दिख रहा है वो कई सारे संभावित ट्रीज में से सिर्फ एक है। एग्जैक्टली। अगली बार ट्रेन करने पे शायद बिल्कुल अलग ट्री मिले जो डेटा को उतना ही अच्छा फिट कर रहा हो। तो फिर सिर्फ ट्री के स्ट्रक्चर को देखकर इंटरप्रेट करना तो रिस्की हो सकता है। हाँ, डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए इनडायरेक्ट तरीके जैसे फीचर इंपॉर्टेंस देखना। फीचर इंपॉर्टेंस? हाँ, ये देखना कि औसतन कौन से फीचर सबसे ज्यादा जरूरी है मॉडल के लिए, चाहे वो ट्री में कहीं भी हो। ये ज्यादा स्थिर जानकारी दे सकता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। जी, आज हमने डिसीजन ट्रीज के बारे में बात की गूगल डेवलपर्स के स्रोत के आधार पर। हमने समझा कि वो कैसे सीखते हैं, ओवरफिटिंग क्या है यानी डेटा को रटना शोर समेट, हाँ, जो कि एक प्रॉब्लम है, और इसे रोकने के तरीके देखे, रेगुलराइजेशन जैसे मैक्स डेप्थ, मिनिमम एग्जाम्पल्स, और ट्रेनिंग के बाद प्रूनिंग, वैलिडेशन सेट का इस्तेमाल करके। हाँ, और ये भी कि इनके सही पैरामीटर्स ढूंढने के लिए हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और क्रॉस वैलिडेशन कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। की टेकअवे ये है कि डिसीजन ट्री सिंपल लगते हैं, पर ओवरफिटिंग का खतरा रहता है। रेगुलराइजेशन जरूरी है, पर सही पैरामीटर चुनना और ट्रेड ऑफ समझना भी। और उनकी अस्थिरता का मतलब है कि इंटरप्रिटेशन भी सावधानी से करनी चाहिए। और यही कमियां हमें डिसीजन फॉरेस्ट की तरफ ले जाती हैं। हाँ, जो ज्यादा रोबस्ट होते हैं अक्सर। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं अपने श्रोताओं के लिए। जरूर। अगर एक अकेला डिसीजन ट्री डेटा में छोटे बदलावों से इतना हिल सकता है, इतना अस्थिर हो सकता है, तो क्या हमें किसी एक बेस्ट ट्री पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए? अच्छा सवाल है। या फिर जैसा डिसीजन फॉरेस्ट्स करते हैं, कई सारे अलग अलग ट्रीज का एक समूह, उनका कॉम्बिनेशन, क्या वो हमें डेटा की ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर तस्वीर दे सकता है, भले ही उसे समझना थोड़ा ज्यादा जटिल हो? सोचने वाली बात है। क्या एक परफेक्ट लेकिन अस्थिर जवाब बेहतर है, या कई सारे ठीक-ठाक लेकिन स्थिर जवाबों का औसत? बिल्कुल, इस पर विचार कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।